हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आई शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 25 नवंबर। 25 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज न्यूज़ में हैं उनको कवर करेंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर और साथ में द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनको ध्यान में रखेंगे। ओके, चलो तो शुरुआत करते हैं। बता दूं आपको कि अगर आपको कोई भी दुख दर्द परेशानी हो रिगार्डिंग यूपीएससी, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी वाया दीज मीडियम्स। साथ में ये टेलीग्राम चैनल है, जरूर से ज्वाइन कर लेना। ओके, सिर्फ 185 डेज बचे हैं हमारे प्रीलिम्स में, तो कोशिश ये करो कि प्रीलिम्स की तरफ हमको आना है फरवरी में। ठीक है, फरवरी में एकदम एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स की तैयारी में जुटना पड़ेगा। तो जनवरी तक का समय है। मेंस के सिलेबस में जो कुछ भी बचा है उनको खत्म करने की, उनको पढ़ने की कोशिश करो क्योंकि टाइम बहुत कम है। ओके, today's pinch of positivity says focus on yourself, don't get lost in other people। लोग जो हैं कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, कुछ ना कुछ ओपिनियंस अपने रखते रहेंगे, कमेंट बाजी करते रहेंगे। आपको उनके कमेंट्स पे, उनके जजमेंट्स पे नहीं जाना है, बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फोकस ऑन आवरसेल्व्स। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली हम ही हैं अकेले, ठीक है, जिसको अपने बारे में पता है, जिसको ये पता है कि हम कितने पानी में हैं, और जिसको ये पता है कि हम में ही पोटेंशियल है कुछ ना कुछ करने का। तो जो हमारे हाथ में उस पर ध्यान देते हैं ना, फोकस ऑन योरसेल्फ। ओके, डू नॉट फोकस ऑन अदर पीपल। तो पहला आज का आर्टिकल शुरुआत कर रहे हैं, रशिया न्यूक्लियर आइस ब्रेकर एंड मिलिटराइजेशन ऑफ द आर्कटिक। सोच रहे होगे आप कि ये तो पढ़ लिया है, आइस ब्रेकर्स ऑफ रशिया पढ़ लिया है, पढ़ा था एक दो दिन पहले, है ना। लेकिन आज जो है फोकस आइस ब्रेकर्स पे नहीं, आर्कटिक पे रखना है। तो ज्योग्राफी से लिंक करेंगे आज के टॉपिक को। देखो, टॉपिक यही है कि आर्कटिक रीजन जो है, आपको पता होगा आर्कटिक रीजन के आसपास कुछ कंट्रीज आती हैं जिसमें से एक है रशिया। ओके, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के कारण अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। लेकिन ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये आर्कटिक के भी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये क्योंकि नॉर्थ पोल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल के जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। जैसे ही मेल्ट हो रहे हैं तो नए नए रिसोर्सेज निकल कर सामने आ रहे हैं, नए नए एनर्जी रिसोर्सेज, नए नए गैसेस के रिसोर्सेज हमारे पास निकल कर सामने आ रहे हैं। और ऐसे में रशिया पूरे तैयारी में है कि वो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है, एंड इट वांट्स टू बिकम द आर्कटिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो आर्कटिक पावर बनने की कोशिश रशिया कर रहा है, और इसके लिए इन्होंने कुछ आइस ब्रेकर्स वगैरह निकाले हैं। आइस ब्रेकर जैसे कि नाम से क्लियर है, आइस को ब्रेक करेंगे सो दैट जो अंदर रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड आउट किया जा सके। और इसमें कुछ न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स भी हैं, बात इसके बारे में ऑलरेडी कर चुकी हूँ। शिविर जो था वो रिसेंटली लॉन्च हुआ। इसके अलावा एक याकूतिया है, इसके साथ में आर्कटिका है, ये कुछ आइस ब्रेकर्स हैं। ठीक है, मुद्दा हमारे पास आइस ब्रेकर्स का नहीं है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बात करेंगे आर्कटिक की। आर्कटिक की तरफ क्यों सारी कंट्रीज रेस डाउन कर रही हैं, तो पहले आर्कटिक दिखा देती हूँ। देखो जरा, ये है आर्कटिक रीजन। ओके, ये है नॉर्थ पोल, और यहाँ पे ये आर्कटिक ओशन है, ये पूरा आर्कटिक रीजन आता है। इसमें देखो कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। आर्कटिक सर्कल के ऊपर जितनी भी कंट्रीज हैं, जैसे रशिया है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, देन ये आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है डेनमार्क का, और कनाडा है, और यहाँ पे अलास्का यूएस का अगेन। ओके, तो ये जो है पूरे ये सभी कंट्रीज जो हैं आती हैं आर्कटिक रीजन में। ओके, और यही सारी कंट्रीज हैं जो बनाएंगी आर्कटिक काउंसिल भी। ठीक है, तो आर्कटिक काउंसिल वगैरह बनाने का इनका काम है। ऑल राइट, अब देखो ये जो आर्कटिक रीजन है इसकी तरफ सभी कंट्रीज ड्रॉ हो रही हैं, ड्राइव कर रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको लगता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज का खजाना मिलने वाला है आर्कटिक रीजन में। ओके, जो कि काफी कुछ सच भी है क्योंकि रिसर्चेस तो एटलीस्ट यही बता रही हैं। ओके, इसके साथ आप देखोगे कि रशिया जो है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश में है इस आर्कटिक रीजन में। और इसमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में सिर्फ रशिया अकेला नहीं है। अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका आप जानते हो ग्लोबल कॉमन है, लेकिन आर्कटिक ग्लोबल कॉमन नहीं है। अब ये ग्लोबल कॉमन का क्या मुद्दा है भाई? देखो भाई, ग्लोबल कॉमन का मतलब है ऐसी चार चीजें एग्जिस्ट करती हैं हमारे दुनिया में, हमारे अर्थ पे, जो कि सभी के लिए कॉमन है। इसके ऊपर किसी एक देश या किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक एंटिटी का इकलौता हक या अधिकार नहीं है। तो ये चार ग्लोबल कॉमन्स जो हैं इसके ऊपर सभी का इक्वल एक्सेस एंड इक्वल राइट है। ठीक है, इसीलिए कोई भी यहाँ पे मिलिटराइजेशन वगैरह ज्यादा नहीं कर सकता। कौन सी हैं ये चार चीजें? पहला है एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर सभी का है, ठीक है, मेरा और आपका नहीं, सभी का है। दूसरा चीज यहाँ पे है हाई सीज, हाई सीज यानी कि ओशंस। ओके, तीसरा है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो कि हमारा साउथ पोल बनाता है, और चौथा है आउटर स्पेस।
ओके, तो ये रीजन है जहाँ पे सभी का इक्वल अधिकार है, हक है, ये 4 ग्लोबल कॉमन्स हैं। लेकिन क्या इसमें आर्कटिक आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आर्कटिक रीजन जो है वो ग्लोबल कॉमन्स में नहीं है, इसीलिए हर कोई इसमें अपनी मिलिट्री उतार कर इस पे अपना डोमिनेंस जताना चाह रहा है। ओके, तो इसमें रशिया अकेला नहीं है, नाटो भी सेम चीज कर चुका है। चाइना जो कि सीधी तरह के से आर्कटिक रीजन में आता भी नहीं है, वो कहता है खुद को कि भाई मैं नियर आर्कटिक स्टेट हूँ, ठीक है, और इसीलिए ये यहाँ पे एक पोलर सिल्क रूट बनाने की बात कर रहे हैं। आपको पता है सिल्क रूट तो चाइना बना ही रहा है, ठीक है। आपको पता होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। इसी में एक पोलर सिल्क रूट बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है चाइना टूवर्ड्स आर्कटिक। ओके, और जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ रही है, इंडिया का भी मुद्दा यहाँ पे उठता जा रहा है कि इंडिया क्या करे। तो इंडिया के बारे में बता दूं कि 2007 में इंडिया ने आर्कटिक में एक रिसर्च प्रोग्राम चलाया, जिसमें अभी तक 13 एक्सपेडिशंस गए हैं। इस रिसर्च प्रोग्राम में हमारा एक रिसर्च सेंटर यहाँ पे हमने बनाया, जिसका नाम हमने दिया हिमाद्री। ओके, अभी रिसेंटली इंडिया एंड आर्कटिक इस पॉलिसी को भी हमने निकाला है। 2022 की जो हमारी आर्कटिक पॉलिसी है, 2022 में आई है, फर्स्ट आर्कटिक पॉलिसी है। और ये दिखाता है कि भाई इंडिया जो है बहुत इंटरेस्टेड है इस आर्कटिक बॉडी में, इस आर्कटिक रीजन में। ओके, और यहाँ पे इंडिया जो है इन 13 ऑब्जर्वर्स में भी आता है आर्कटिक काउंसिल के, ठीक है। आर्कटिक काउंसिल में बताया ना कि वो सारे कंट्रीज आती हैं जो इस रीजन में पड़ती हैं। इसके अलावा 13 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया इज वन ऑफ देम। ओके, तो जैसे जैसे अर्थ हीट अप करेगा, वैसे वैसे पोल्स जो हैं वो मेल्ट होंगे, और वैसे वैसे आर्कटिक से नए रिसोर्सेज निकलने लगेंगे, और अगला जियो पॉलिटिकल हॉटस्पॉट जो है अगर कोई होने वाला है तो वो आर्कटिक। अभी इंडियन ओशन के ऊपर, पैसिफिक ओशन के ऊपर लड़ाई होती है, लेकिन जियो पॉलिटिकल हॉटस्पॉट जो बनने वाला है आने वाले समय में वो है आर्कटिक। जरा देखते हैं आर्कटिक के बारे में। तो आर्कटिक रीजन जो है, यहाँ पे अलग अलग शिपिंग रूट्स निकाल रहे हैं लोग, बहुत अलग जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्टडी ने बोला कि 2050 तक आर्कटिक रीजन पूरी तरह से आइस फ्री हो चुका होगा, और अगर ये आइस फ्री होता है तो कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना बाहर निकल जाएगा। ओके, और यहाँ पे कई सारे मिनरल रिसोर्सेज एंड हाइड्रोकार्बन हैं, जैसे कि आर्कटिक रीजन जो है कोल, जिप्सम, डायमंड, इन सभी में रिच है। जिंक, लेड, क्वार्ट्ज, गोल्ड, इन सभी में। ग्रीनलैंड को अगर आप देखोगे तो ग्रीनलैंड अकेला का अकेला यहाँ पे जो अर्थ के रेयर अर्थ रिजर्व्स है ना, रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, उसमें 1/4 जो रेयर अर्थ मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें 1/4 अकेले ग्रीनलैंड में अभी दबे हुए हैं, ठीक है। आर्कटिक की बात करें तो काफी सारे अनएक्सप्लोर्ड हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज भी यहाँ पे हैं, जो कि लगभग 30% बनाते हैं वर्ल्ड के अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस का। तो वर्ल्ड में अभी बहुत सारी नेचुरल गैस अनडिस्कवर्ड है, जिसमें से 30% अकेली आर्कटिक में है। तो जिसने आर्कटिक के ऊपर डोमिनेंस पा ली, अगला आने वाला वर्ल्ड का फ्यूचर का डोमिनेंट कंट्री वही है। ओके, नाउ देखो दूसरी चीज ये कि जो आर्कटिक रीजन है ये ओशन करंट्स को भी यहाँ पे रेगुलेट करता है, सर्कुलेट करता है। तो इस पे भी ग्लोब के पूरे वेदर पैटर्न्स डिपेंड करते हैं। आर्कटिक सी आइस की बात करूं तो ये एक वाइट रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है हमारे ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि यहाँ पे ही अल्बीडो इफेक्ट सबसे ज्यादा कन्वर्ट होता है, अल्बीडो इफेक्ट सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है। अल्बीडो क्या है कि यहाँ पे मान लो स्नो है, ठीक है, तो यहाँ से अर्थ की तरफ सनलाइट आई, ठीक है, सनलाइट आई, और जितनी सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा ना एटमॉस्फेयर, उतनी ही हीट यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अगर लैंड अब्जॉर्ब कर रहा है तो हीट लैंड की भी यहाँ पे एटमॉस्फेयर में फील होगी। लेकिन अगर स्नो है तो यहाँ पे पूरी की पूरी या ज्यादातर हीट जो है या लाइट जो है, सनलाइट जो है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी तो हमारे वर्ल्ड में, हमारे अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, या ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। ओके, अभी क्या होता है कि ये अर्थ पे लाइट आई, और यहाँ पे लाइट आने के बाद कुछ हिस्सा यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जितना रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा ना, उतना अल्बीडो ज्यादा होगा, और ये अल्बीडो सबसे ज्यादा स्नो पे होता है, जो कि आर्कटिक में प्रेजेंट है। इसके अलावा ट्रांस आर्कटिक शिपिंग रूट्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पोलर सिल्क रूट की भी बात की गई है, चाइना पोलर सिल्क रूट की बात कर रहा है। तो ऐसे में इंडिया को भी तो जरूरी है ना कि चाइना को काउंटर करे। चाइना तो अपने सॉफ्ट पावर मैन्यूवर्स को बढ़ाता जा रहा है, तो इंडिया को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि आर्कटिक और हिमालय आपस में कनेक्टेड है, डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो जो चीजें आर्कटिक में होती है वैसी की वैसी चीजें हिमालय में भी होती है। तो अगर आप आर्कटिक के ऊपर प्रॉपर रिसर्च कर लेते हो तो हिमालयाज के बारे में भी सब कुछ जान जाओगे, और हिमालयाज तो डायरेक्टली इंडिया से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है काफी कुछ कनेक्टेड है आर्कटिक से। इंडिया की बात करें आर्कटिक में, तो देखो इंडिया जो है इसने आर्कटिक में एंगेजमेंट शुरू करी थी स्वालबार्ड ट्रीटी को साइन करने के बाद। ये स्वालबार्ड ट्रीटी 1920 में हमने साइन करी इन पेरिस, ठीक है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज आती है, नॉर्वे, यूएस, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, जापान, नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, और ब्रिटिश ओवरसीज डोमिनियंस आते हैं, स्वीडन आता है। ओके, बात ये हुई कि ये जो स्वालबार्ड ट्रीटी है, इससे
क्या होगा, इंडिया क्लोजली मॉनिटर कर पाएगा आर्कटिक रीजन में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। ओके, साथ में इंडिया ने अपना आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया 2007 में। यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन भी हुआ, आर्कटिक क्लाइमेट इंडियन मानसून के बीच में कैसे क्या रिलेशनशिप है वो पता लगाने की कोशिश हुई। और हिमाद्री हमारा एक रिसर्च स्टेशन है आर्कटिक रीजन में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगले इशू की, विच इज यूएस रिमार्क्स कंपेयरिंग मोदी टू सऊदी पीएम वाज नेसेसरी सेज इंडिया, अननेसेसरी सेज इंडिया। भाई मुद्दा क्या है, मुद्दा देखो कनेक्टेड है इंटरनेशनल रिलेशन से। इंडिया हो चुका है नाराज यूएस के रिप्रेजेंटेटिव से। क्यों? क्योंकि यूएस के रिप्रेजेंटेटिव ने एक बहुत ही गलत बात कह दी। यूएस के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा गया कि भाई सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं, सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इनके ऊपर एलिगेशन लगती है खशोगी। यहाँ पे जो है एक टर्की में एक मर्डर हुआ था एक जर्नलिस्ट का, ठीक है, जिनका नाम था जमाल खशोगी। और ये ऐसा मर्डर हुआ था, ऐसा लगा कि बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे सऊदी अरेबिया की, मुद्दा पूरा समझा रही हूँ है ना, सऊदी अरेबिया की यहाँ पे एक एम्बेसी थी, कहाँ पे, टर्की के आसपास, ईरान इराक के आसपास। तो वहां पे क्या हुआ, यहाँ पे ये कमाल जमाल खशोगी जाते हैं और अंदर जाते हैं, इनकी गर्लफ्रेंड बाहर वेट कर रही थी, ठीक है, ये अंदर जाते हैं लेकिन बाहर नहीं आते हैं। तो पूछा जाता है कहाँ गए भाई, अंदर कुछ नहीं मिलता, ठीक है, नहीं मिलते जमाल खशोगी, कुछ नहीं मिलता, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो बाद में समझ में आता है कि अंदर इनका मर्डर हो गया और कुछ पाइपलाइन वगैरह के थ्रू इनकी बॉडी डंप कर दी गई, इनकी बॉडी के टुकड़े करके डंप कर दिया गया, ऐसा कुछ पता चला। और बाद में एलिगेशन लगते हैं कि सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं वही इस मर्डर के पीछे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जर्नलिस्ट जो थे ये सऊदी अरेबिया को बहुत क्रिटिसाइज, सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज करते थे अपने प्रिंट्स में, पेपर्स में, ठीक है। तो इनके ऊपर ये इल्जाम लगता है सऊदी अरेबिया के ऊपर खशोगी का। सो क्वेश्चन ये पूछा गया यूएस के रिप्रेजेंटेटिव से कि यूएस जो है इनको सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको यहाँ पे इम्यूनिटी दे रही है, लीगल इम्यूनिटी, इनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर रही है। तो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव का कहना ये था कि ऐसा पहली बार यूएस ने नहीं किया, इससे पहले भी कई बार हुआ है, जैसे कि हमने नरेंद्र मोदी को भी तो दी है कई बार इम्यूनिटी। तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा क्या किया है जो सऊदी के प्राइम मिनिस्टर ने किया है, ठीक है। इनके ऊपर तो मर्डर के चार्जेस हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा तो कभी कुछ नहीं किया, ना ही उनके ऊपर ऐसे कोई एलिगेशन है। हाउ कैन यू से सच काइंड ऑफ एनी स्टेटमेंट, ठीक है। और ये तो सीधे बात इंडिया के ऊपर आ गई ना, दिस इज नॉट अ पर्सनल टारगेट और दिस इज नॉट पर्सनल टारगेटिंग टू समबडी, दिस इज समथिंग जो इंडिया की रेपुटेशन के ऊपर सीधे बात आ गई है ना। तो यहाँ पे यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है इंडिया ने, नाराजगी जताई है कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, रेलेवेंट भी नहीं है, नेसेसरी भी नहीं और कॉन्टेक्चुअल भी नहीं है, ठीक है। कहाँ कौन से कॉन्टेक्स्ट को आप किस कॉन्टेक्स्ट से जोड़ रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये हवाला ले रहे थे किसका, यूएस का जो कमीशन है, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इनकी एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है, ये देखो पहले तो ये क्या है, यूएससीआईआरएफ क्या है, ये एक यूएस का कमीशन है ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ओके, ये कमीशन पहले तो गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। दूसरी सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि यूएस के कांग्रेस की एडवाइजरी बॉडी है। ओके, गवर्नमेंट बॉडी नहीं है ये। दूसरी चीज ये कि ये जो कमीशन है कुछ रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर रिपोर्ट निकालती है, जिसमें हर बार ही ये इंडिया के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं कि इंडिया जो है अपने देश में टॉलरेंस नहीं बना रहा, इंडिया में जर्नलिस्ट जो हैं, जो भी रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके साथ कुछ कुछ गलत गलत हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के बारे में भी जो इंडियन लीडर्स हैं, इंडियन ऑफिशियल हैं, उनका कहना था कि दिस रिपोर्ट इज समथिंग वी डू नॉट कंसिडर इवन, ठीक है, कि हम इसको सीरियसली लेते भी नहीं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है हमेशा से बायस्ड रही है। इस रिपोर्ट में ये आया है कि जितने भी इंडिया में जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, राइट एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, इनके साथ गवर्नमेंट जो है बड़ा गलत सलूक कर रही है और इस तरह से यहाँ पे इसमें बातें करी हुई है, ठीक है। तो पहली बात कर लेते हैं कि ये क्या है भाई, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है क्या। ये देखो, ये एक इंडिपेंडेंट बायपार्टीसन यूएस फेडरल गवर्नमेंट कमीशन है जो 1998 इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के अंतर्गत बनाई गई थी, ठीक है। और ये क्या करती है, यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम को सपोर्ट करती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को सपोर्ट करती है पूरे दुनिया में, ठीक है। और ये जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करती है कि हर देश में कुछ रिलीजियस फ्रीडम्स होनी चाहिए और अगर इसका वायलेशन होगा तो ये पर्टिकुलर कैटेगरीज में उन देशों को डाल देती है। हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में और इंडिया ने कभी भी इसको रिकॉग्नाइज करा ही नहीं, इसके व्यू को। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या 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 कहा गया है। पहली चीज कही गई, यहाँ पे दो चीजें होती है। पहला तो है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, जिसमें इंडिया को डाला गया है इस कमीशन के द्वारा।
ये कमीशन जो है बोलता है कि ये जो नेशन जिसको भी इसमें कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाला जाएगा, वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम को बहुत वायलेट कर रहा है, उस देश में बहुत वायलेट किया जा रहा है रिलीजियस फ्रीडम को। दूसरी है स्पेशल वॉच लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे भी इसी तरह की बातचीत हो रही है, इंडिया जो है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में इसको डाला गया है, ठीक है। तो ये मेन मुद्दा है कि भाई ये जो यूएस कमीशन है उनका बार बार कहना है कि हमारे देश में रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है एंड सो ऑन, और हमारी गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल सिरे से नकारा है, हम नहीं मानते इस तरह से, ओके। तो ये पूरी बात है ना। देखो नेक्स्ट हमारा इशू है इंडिया ईरान डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ चबाहर पोर्ट। क्या है भाई ये पूरा आर्टिकल? आर्टिकल कुछ ऐसा है, इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्टेड है, पेपर 2 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ओके। तो देखो हुआ कुछ यूं है कि इंडिया और ईरान जो है बहुत टाइम के बाद एक बायलैटरल मीटिंग में मिले हैं, ऑफिस कंसल्टेशन हुई हैं, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हुई हैं, और इसमें चबाहर पोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है। इसमें ये बोला गया कि भाई दोनों कंट्रीज जो है वो कोऑपरेट करेंगी शाहिद बहेश्ती टर्मिनल को रेडी करने में, डेवलप करने में। ये शाहिद बहेश्ती क्या है ये भी बताती हूँ एक एक करके। पहले तो चबाहर पोर्ट देखो, यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा प्यारा भारत इंडिया, उसके बाद ये आता है पाकिस्तान, और उसके बाद आता है यहाँ ईरान, ठीक है। तो ईरान से हम डायरेक्टली कनेक्टेड तो है नहीं। यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी से हम कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ ओमान, और यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम है चबाहर पोर्ट, ठीक है। चबाहर पोर्ट पे हम यहाँ पे पार्टनरशिप कर रहे हैं इंडिया और ईरान। और याद रखना ये चबाहर पोर्ट हमने क्यों बनाया था। पहली चीज ये कि अगर इंडिया को अफगानिस्तान तक कुछ भी चीज पहुंचानी है, कुछ भी चीज करनी है, तो पाकिस्तान से होकर जाना पड़ता था, और पाकिस्तान जो है बार बार हर्डल्स लाता था, हम चाहते नहीं थे कि पाकिस्तान से होकर जाए, बाईपास करना चाहते थे पाकिस्तान को। तो हमने सोचा चलो ईरान के जरिए जाएंगे, ठीक है। तो हमने चबाहर पोर्ट डेवलप किया, और यहाँ से पूरा रोडवे भी डेवलप कर रहे थे, ठीक है। जरांज दिलाराम रोड है यहाँ पे अफगानिस्तान में, जो हमने ही डेवलप किया है, तो यहाँ तक हम जाने वाले थे, ठीक है, अफगानिस्तान में। लेकिन चलो आ तो गया, अब तालिबान अब जाके करेंगे भी क्या। तो जब तालिबान नहीं आया था तब से लेकर ही चबाहर पोर्ट वाली चीज चल रही है। दूसरी चीज ये भी है कि चबाहर पोर्ट के थ्रू हमको कुछ भी यहाँ पे यूरोप से कनेक्ट होना है, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होना है, हम आसानी से हो सकते हैं, पाकिस्तान को यहाँ पे बाईपास कर सकते हैं। पास में पर्शियन गल्फ भी आती है जो कि एक अबंडेंस रिसोर्सेज का पूरा एक खजाना है, तो पर्शियन गल्फ से भी कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्टली, ओके। तो चबाहर जो है ईरान की ओनली डीप सी पोर्ट है, डायरेक्ट एक्सेस है जिसके पास ओशन का, ओके। सो इकलौता ऐसा पोर्ट है जहां पे ईरान का डीप सी पोर्ट भी है और डायरेक्ट एक्सेस भी मिल रहा है ओशन से। इसके अलावा गल्फ ऑफ ओमान से भी कनेक्ट होता है, ठीक है, सिस्तान बलूचिस्तान वाले एरिया से भी कनेक्ट होता है। दो पोर्ट्स हैं इस जगह पे मेजरली चबाहर के आसपास, पहला है शाहिद कलंतरी और दूसरा है शाहिद बहेश्ती, ओके। अभी हमारा जो डेवलपमेंट है इधर चल रहा है शाहिद बहेश्ती पे। सिग्निफिकेंस यही है कि हमारे लिए क्या क्या, एक तो अफगानिस्तान तक पहुंच रहा था, उसके अलावा फिशरी सेक्टर को काफी इंपॉर्टेंट है, फिशरी सेक्टर के लिए साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट को जोड़ने का कैलिबर इस पोर्ट में है। तो देखो जरा, यहाँ से मुंबई से चबाहर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान को हम बिल्कुल बाईपास कर पाएंगे, यहाँ से अफगानिस्तान, यहाँ से यहाँ सेंट्रल एशिया तक हम आराम से जा पाएंगे, यूरोप तक, ओके। ऑल राइट। तो देखो चबाहर की जो है सिग्निफिकेंस क्या है, पहली सिग्निफिकेंस यही है कि ये सेंट्रल एशिया का गेटवे बनेगा, ठीक है। हम जो है पर्शियन गल्फ के होते हुए, पर्शियन गल्फ के रास्ते से हम बाकी देशों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, यूरोप सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तक भी हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं, ये रास्ता बन जाएगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ट्रेड कॉरिडोर का। सुएज कैनाल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी वो भी हमारी कम हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन, साथ में ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी कम हो जाएगा, ओके। दूसरी चीज ये है कि अफगानिस्तान से ट्रेड करने में हमको मदद मिलती अगर हमारा ये पोर्ट डेवलप हो गया होता और तालिबान अगर नहीं आया होता तो, ठीक है। हालांकि अब तो अफगानिस्तान से जाना आना ज़्यादा पॉसिबल है नहीं क्योंकि तालिबान आ चुका है, लेकिन जब तालिबान नहीं आया था तब हम अफगानिस्तान तक पहुंचना चाहते थे ईरान के रास्ते। दूसरी चीज़ ये कि स्ट्रैटेजिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रीजन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चबाहर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान के करीब है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है चाइना, तो उसको काउंटर करने में हमारी मदद करेगा ये चबाहर पोर्ट। चाइना की ये एक फितरत रही है, एक टेंडेंसी रही है कि इंडिया को एनसर्कल करना चाहता है हर साइड से, और इसी के लिए इंडिया के पास में ये ग्वादर पोर्ट बना लिया यहाँ पे चाइना ने, ठीक है, जो पाकिस्तान में है बेसिकली। तो ये ग्वादर पोर्ट जो है दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का ही हिस्सा है ये चाइना की, ओके। तो ये जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को अगर हम काउंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ग्वादर पोर्ट जो है वो हमारे लिए जरूरी, ग्वादर पोर्ट को काउंटर करना जरूरी है, और इसके लिए चबाहर हमारी मदद कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको भी हम यहाँ पे काउंटर कर पाएंगे, साथ में रिलेशनशिप तो स्ट्रेंथन होंगी इंडिया और ईरान के बीच में, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यूएस के साथ ईरान का कुछ ना कुछ नाटक चलता रहता है, ठीक है। ईरान जो है इसके ऊपर बार बार सैंक्शन लगते हैं
यूएस की साइड से, लेकिन इस चीज़ से हमारी रिलेशनशिप ज़्यादा अफेक्ट ना हो, इसकी कोशिश इंडिया बार बार करता रहता है। ओके, देन बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, विच इज़ अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। पेपर 3 इकोनॉमी से इसको कनेक्ट कर सकते हो। सर्वे आया, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस का, और इसमें पता चला कि कुछ चीज़ें आई हैं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा को लेकर। पहली चीज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अर्बन एरियाज में कम होता हुआ दिख रहा है, मार्जिनली कम हुआ है। जो लोग भी 15 साल से ऊपर के एज के हैं, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 7.2% निकल कर आया है, जो कि 7.2% जो है वो 9.8% था पिछले साल, अभी जो है वो 7.8% हो गया है, ठीक है। और पिछले क्वार्टर में यही चीज 7.6% थी। तो पिछले साल 9.8% था यही अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरियाज में, अब हो गया है 7.2%। ओके, ये पता चला है हमको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से, जिसको रिलीज किया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस कौन सा सर्वे रिलीज करती है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन रिलीज करता है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो ये जो 7.2% आया है ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसमें 9.3% जो रेट है, सॉरी 6.6% जो रेट है वो मेन का है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और साथ में 9.4% जो है ये है फीमेल्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। पहले यही 6.6% 9.3% हुआ करता था, ठीक है, पिछले साल, कि 9.3% मेल्स अनएम्प्लॉयड थे और लगभग 11.6% वुमेन अनएम्प्लॉयड थी पिछले साल। अभी ये जो रेट है ये कम हुआ है। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है, रेट जो है वो कम हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो होता क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो का मतलब है परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो अपॉन जितने लोग टोटल लेबर फोर्स में हैं, यानी कि जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं या वर्क करना चाहते हैं, सीख कर रहे हैं वर्क, इन सभी का टोटल लेकर उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट से एक रेशियो निकालते हैं, दैट इज आर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। वर्कर पॉपुलेशन यानी कि जितने लोग ऑलरेडी वर्क में हैं, टोटल पॉपुलेशन, ये वर्कर पॉपुलेशन रेट जो है ये बढ़ा है, ठीक है, और ये अच्छी चीज है कि ये बढ़ा है। इसके अलावा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये भी डिफाइन कर देते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब क्या है कि वो लोग जो या तो वर्किंग है या तो काम ढूंढ रहे हैं, मतलब काम करने के इच्छुक हैं, अपॉन टोटल पॉपुलेशन, दिस इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये भी अभी बढ़ा है, ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर आप देखोगे अभी तो 73.4% है अमंग मेन एंड 21% है अमंग women। ओके, पिछले साल ये कम था। ओके, तो ये सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं दोनों के। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम तो हो रहा है, ये अच्छी बात है। तो ये इस तरह के जो ग्राफ है ना, आप इसको यूज कर सकते हो अपने मेंस के आंसर्स में, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक सोर्स है। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है गवर्नमेंट ऑफिस है, और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है। ओके, चलिए, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एक एनुअल सर्वे है जो एनएसओ निकालता है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस निकालता है। इसमें एक तो होता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड यूजुअल स्टेटस, जिसमें ऐसा देखा जाता है कि लास्ट 365 डेज में अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड रहा है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट में डाला जाता है। और दूसरा है करंट वीकली स्टेटस, जिसमें लास्ट 7 दिन में अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसका नाम यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। अगर लो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि लोग इच्छुक ही नहीं है काम करने के, और स्पेशली यही इशू विमेन के साथ है। विमेन जो है ज्यादा इच्छुक ही नहीं है लेबर फोर्स में आने के लिए, जॉब है कि नहीं है वो तो अलग बात है। ओके, देन देखो दूसरी बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स की इंडिया में। पहला है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे जितने लोगों की जरूरत है एक काम को करने के लिए, पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। जैसे कि एक काम को करने के लिए 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन उसी चीज को करने के लिए 5 की जगह 10 लोग एम्प्लॉयड है। तो इसमें ये जो 5 हैं, 5 का ही काम है, बाकी 5 तो क्या है, ये अनएम्प्लॉयड ही है, लेकिन छुपे हुए तरीके से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। ओके, और ये चीज आप देखते हो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत होती है। एक फील्ड है, उसको जोतने के लिए कुछ लोग चाहिए, जैसे 2 लोग चाहिए, लेकिन फैमिली में 4 लोग हैं, तो 4 के 4 मिलके इस फील्ड को जोतते हैं, ठीक है। तो दो जो लोग हैं वो तो अनएम्प्लॉयड ही है डिस्गाइज्ड तरीके से, यानी कि छुपे हुए तरीके से। दूसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो अनएम्प्लॉयमेंट जो सीजन के साथ आती है। जैसे कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो हैं उनका हर सीजन में काम नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर सीजन है जिसमें काम होता है, बाकी 4-5 महीने वो फ्री ही रहते हैं, ठीक है, मतलब कोई काम उनके पास नहीं होता, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरी है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, विच इज द मेजर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ये क्या है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? मतलब लोग पढ़े लिखे हैं, स्किल्स है, लेकिन ये जो स्किल्स इनके पास है या पढ़ाई लिखाई जो इन्होंने करी है वो मैच नहीं होती जिसकी डिमांड है इंडस्ट्री में। यानी कि इंडस्ट्री को जो चाहिए ना वो स्किल्स लोगों के पास नहीं, बाकी स्किल्स हैं, तो मिसमैच है स्किल्स का। इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि जो स्किल्स उनके पास है वो जरूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है, दूसरे स्किल्स की जरूरत है जो उनके पास है नहीं। तो इंडिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रिक्विजिट स्किल्स नहीं है। ओके, चौथी चीज है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट।
साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जो रिसेशन के साथ आती जाती रहती है। जैसे कि मान लो रिसेशन आया तो सभी लोग अपने जो ऑफिस है उसके एम्प्लॉयज़ को निकालने लग गए, ले ऑफ करने लग गए, तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। और जैसे ही रिसेशन खत्म होता है, वापस से इकोनॉमिक ग्रोथ की साइकिल बढ़ती है, वैसे ही लोग फिर से रिक्रूट करने लग जाते हैं लोगों को, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। तो ये है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। देन आती है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण जो स्टाफ है उनको वो टेक्नोलॉजी आती ही नहीं है, तो उन सभी स्टाफ को निकालना पड़ेगा, ये सारा का सारा स्टाफ अब अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो जॉब का लॉस बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज, दिस इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा चौथा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मान लो ये पर्सन है, इसकी जॉब थी इस ए कंपनी में, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे कुछ तो भी रीजन से सेटिस्फाइड नहीं था, इसने यहाँ पे जॉब क्विट कर दी और अभी दूसरी जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है, अलग कंपनी में। तो जब तक इसको जॉब मिले, मान लो इसको अगले 15-20 दिन में जॉब मिलती है बी कंपनी में, तो वो जो 15-20 दिन लगे ना इसको ढूंढने में, इस जॉब को क्विट करके इस जॉब तक आने में जो दिन लगे, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, यानी कि सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी इसको कहते हैं। यानी कि वो टाइम जो वर्कर जो है जब उसने क्विट किया है और दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटी जब तक मिलती नहीं, वो टाइम जो है वो अनएम्प्लॉयड रहेगा। और लास्ट है वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जिनका कहीं पे भी डाटा रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके पास कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, वो सब आते हैं वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट में, जिसमें कि इन लोगों को कभी भी निकाला जा सकता है, इसीलिए इसको वल्नरेबल कहा जा रहा है, ओके। तो ये है पूरा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो गई। देन बात करें पेपर 2 की गवर्नमेंट पॉलिसीज की, और यहाँ पे एक न्यूज़ आई है एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स 2022 के बारे में। तो एविएशन मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स लेकर आए हैं 2022 की। कहा यह जा रहा है कि जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो ये नोटिफाई कर रही है इन एयर सिक्योरिटी रूल्स को, और इसको ओपन रखा गया अभी सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, कोई कुछ चेंजेस करवाना चाहता है तो। बेसिकली हुआ क्या है, एविएशन सेक्टर में ये एयरक्राफ्ट वगैरह जो हैं ये उड़ते हैं। अब इनमें सिक्योरिटी चाहिए सिटीजन्स की, ठीक है, और इस सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बनाया गया है, ठीक है। और इस एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर के पास ये पावर्स दी गई हैं कि ये पेनल्टी इम्पोज कर सकता है 1 करोड़ रुपए तक की किसी भी एयरलाइंस के ऊपर, अगर सिक्योरिटी मेजर्स को वायलेट किया जाता है तो, ओके। और अगर यहाँ तो सिक्योरिटी मेजर्स को वायलेट किया जाए, या फिर ये जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो बिना किसी क्लियरेंस के पास कर दिए जाएं, जो सिक्योरिटी की क्लियरेंस के बिना ही आप किसी ऑपरेशनलाइज कर दो किसी फ्लाइट को, तो भी आपके ऊपर ये पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। अगर ये चाहे, ये जो ब्यूरो है सिविल एविएशन सिक्योरिटी का, अगर ये चाहे तो किसी भी एयरलाइन को, किसी भी एयरपोर्ट को सस्पेंड भी कर सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्क एंड ऑफेंसेस, ओके। तो ये मेजरली काम है। और ये जो होगी ये वॉचडॉग होगी। अच्छा, ये जो हमने ये पूरा एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स लाए वो क्यों लाए, क्योंकि हम यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेशनल वॉचडॉग है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसने कुछ क्वेश्चंस खड़े किए थे हमारे रेगुलेटर्स और उनकी वर्किंग पे, तो इसीलिए हम यहाँ पे नए रूल्स लेकर आए अपने रेगुलेटर्स के ऊपर, ओके। तो देखो यहाँ पे ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो है ये क्या है, ये एक सेल है जो कि सेटअप किया गया था यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत डिपार्टमेंट में 1978 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पांडे कमिटी। पांडे कमिटी के बारे में याद रखना। ये जो है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और 1985 में एक बार बॉम्बिंग हो गई थी अंडर एयर इंडिया फ्लाइट 182। तो यहाँ पे एयर इंडिया फ्लाइट में सिटीजन्स की सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा गया, इसीलिए बाद में फिर ये BCAS बनाया गया था। ये जो BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, ये स्टैंडर्ड्स ले डाउन करता है, मेजर्स ले डाउन करता है कि सिविल फ्लाइट्स में किस तरह के सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए इन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स इन इंडिया, ओके। तो ये था पूरा मुद्दा। नाउ आज के एडिटोरियल की बात करते हैं। अच्छा, एक एडिटोरियल हमारा बच रहा है जो कि है टेलीकॉम रेगुलेशंस की ओर लेकर। टेलीकॉम तो जो ये टेलीकॉम रेगुलेशंस आए हैं इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में, लेकिन इन टेलीकॉम रेगुलेशंस में OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी कुछ आया है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगी इस संडे को, जिसमें हम बहुत डिटेल में इन टेलीकॉम रेगुलेशंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। पढ़ाऊंगी तो पूरा होलिस्टिकली बताऊंगी इसको, तो इसको ज़रूर से कवर करना, क्योंकि ये मेन्स में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है, ओके। तो इस एडिटोरियल को हम उसी लेक्चर में, उसी वीडियो में लेंगे। बाकी अभी देखो जो पुअर कंट्रीज हैं उनके ऊपर ये एक आर्टिकल आया कि क्या पुअर कंट्रीज अभी अफोर्ड कर सकती हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना। तो अभी आपको पता है COP27 हुआ,
COP27 में एक लॉस एंड डैमेज फंड बना। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था। लॉस एंड डैमेज फंड क्यों बना? ये फंड इसीलिए बना कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कुछ तो कॉम्पनसेट करें डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनके चक्कर में ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उन्होंने फॉसिल फ्यूल्स वगैरह यूज किए, और इस क्लाइमेट चेंज का भुगतान जो है ये कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज। और डेवलपिंग कंट्रीज को ही बेचारों को कहा जा रहा है कि अब आप जो है ना ग्रीन एनर्जी की तरफ आ जाओ। इन डेवलप्ड कंट्रीज का तो सारा डेवलपमेंट हो गया, अभी इनका डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है और इनको बोल रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ आ जाओ। तो इनको तो दोहरी मार पड़ रही है, एक तो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स इधर ही देखने को मिल रहे हैं और दूसरा ये डेवलप भी ना करें। तो ऐसे में लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया कि भाई जो भी डैमेज डेवलपिंग कंट्रीज देख रही है ना उसको फंड डेवलप्ड कंट्रीज करेंगे। लेकिन अभी ग्रीन एनर्जी का क्या? तो क्या ग्रीन एनर्जी के लिए अभी हम तैयार हैं? क्या डेवलपिंग कंट्रीज तैयार हैं? तो व्हाट इज लाइकली इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? क्या इकोनॉमिक कॉस्ट हमको पे करना पड़ सकता है? तो देखो, कॉस्ट तो है बड़ा, क्योंकि यहाँ पे मिटिगेशन भी करना है हमको, ठीक है, कि कम से कम हमारा अगर हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम आती है क्लाइमेट चेंज की तो कैसे मिटिगेट करेंगे। तो इसको भी मिटिगेट करने का खर्चा तो है, लेकिन ये बात भी है कि ये एक ट्रांजिशन है जो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वैसे भी करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोअर एमिशन एनर्जी सिस्टम की तरफ मूव करते हैं तो ये एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है और इसमें कॉस्ट तो आएगा। लेकिन इसको ऐसा देखें कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं कर रहे, हम इसमें ऐसे देखें इसको कि अगर हम कोल पावर प्लांट से अभी एनर्जी ले रहे हैं तो कोल पावर प्लांट्स का अभी हमको लग रहा है कि बहुत इफिशिएंट है, लेकिन इसमें अगर आप जो हेल्थ कॉस्ट आप पे कर रहे हो जिसके कारण जो लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है वो हेल्थ कॉस्ट अगर आप मिला लो तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। उससे तो सस्ता ही हमारा रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरी चीज ये भी है कि ये जो फाइट है ये महंगी पड़ेगी हमको, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो फाइट है ये हमको महंगी पड़ेगी। और इसमें हमको ये समझना है कि अभी से हम ना पहले से स्पेकुलेट नहीं कर सकते कितना खर्चा आएगा, क्योंकि 15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि सोलर एनर्जी इतनी सस्ती हो जाएगी आने वाले टाइम में, लेकिन हो गई ना। तो वैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी के सामने भी कई सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, कई सारी चीजें हैं जो हम अभी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, अप्रूव कर सकते हैं ना। दूसरी चीज ये है कि क्या ये फेयर होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज को हम अभी से बोलें कि भाई आप जो हो ग्रीन एनर्जी की तरफ आ जाओ। तो देखो यहाँ पे ये जो इंटरव्यूज हैं वो कहते हैं बिल्कुल फेयर नहीं होगा, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने तो अपना डेवलपमेंट कर लिया है। अब डेवलपिंग कंट्री को बोल रहे हैं कि आप सारी तरह से यहाँ पे कटौती करो, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह में आप कटौती करो। तो देखो बात यह है कि हाँ ठीक है, हमें कटौती करनी चाहिए, हमें जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको कम यूज करके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इसको हमको सस्टेनेबल तरीके से करना है, यानी कि बैलेंस्ड तरीके से करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपना डेवलपमेंट ही बिल्कुल रोक दें। यहाँ पे फेयर शेयर ऑफ कार्बन जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमको ये करना चाहिए, ओके। और साथ में दूसरी चीज ये भी है कि जो क्लाइमेट चेंज है ये इसके इम्पैक्ट्स तो हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें रिन्यूएबल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज भी देखनी चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास कितनी सारी हैं, और हम जो है काफी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर हम इस रिन्यूएबल एनर्जी पाथ पे जाते हैं। तो हो क्या सकता है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें, ठीक है, हम अपनी जो सिटीज हैं बिल्डिंग्स हैं उनको ग्रीन बनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करके कुछ रास्ता पैदल तय करके। तो फॉसिल फ्यूल्स का एनर्जी जो है, फॉसिल फ्यूल्स जो है वो कम हो जाएंगे, यूज करना कम पड़ेगा हमको फॉसिल फ्यूल्स को। अब देखो कुछ मेजर सेक्टर्स हैं जहां से हम कटौती नहीं कर सकते, जैसे ऐसा नहीं कि सारे कोल पावर प्लांट्स को बंद कर दें, तो भाई एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी। दूसरा फूड सिक्योरिटी भी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि बोलो कि इरिगेशन के लिए पानी नहीं देंगे, एनर्जी यूज नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए जिसके थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एटलीस्ट इंश्योर कर पाए, ओके। तो यही पूरा आर्टिकल था, इसमें यही सारे पॉइंट्स हैं। और आज का मेंस का क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट्स आर वन ऑफ द मेन इंजन्स टू रिवाइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएट मेनी न्यू जॉब जॉब अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री, डिस्कस। यू हैव टू डिस्कस इट इन 250 वर्ड्स, और ये आंसर लिख के जरूर से भेजना हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, ओके। चलिए, तो आज के आर्टिकल में इतना ही, आज के सेशन में इतना ही था। अगर परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो तो जो एक्सरसाइजेज आपको रोज करने को दी जाती है वो जरूर से किया करो। आज का आपका क्वेश्चन एक है जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। दो स्ट्रेट्स की बात करी हूँ, एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदीब, ठीक है, बबल मंदेब, बाबल मंदेब, जो कहना चाहो, ठीक है। ये दोनों स्टेट्स जो हैं इनके बीच में स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है। ये दोनों स्टेट्स कौन कौन सी वाटर बॉडीज को सेपरेट करते हैं जरा बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, ओके। और इसी के थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर पाओगे। ऑलराइट, तो अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना एंड कमेंट करना मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।